तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपकी अगली क्लास मिस ना हो। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। भाई देखिए, जेईई मेन का हमारा रिवीजन प्लान चल रहा है। मैंने पहले भी कई बार बच्चों को बोला है कि अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। जो रेस्पॉन्स हमारा लॉकडाउन शुरू होते ही चल रहा था, वो रेस्पॉन्स अब बच्चों का नहीं आ पा रहा है। स्टूडेंट, इसका मतलब आप लेजी हो गए हैं, बोर हो रहे हैं शायद घरों में, और आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखो, आप बहुत बड़ा लॉस करने वाले हो अपना। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट। देखिए, मैंने पहले ही प्रॉमिस किया था जेईई मेन हम 100% निकालेंगे। आप लोगों ने अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली तो, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग अगर थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट निकालेंगे। स्टूडेंट, मैंने पहले भी आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाई होगी। एक बार रिमाइंड करा देता हूँ आप लोगों को। दो भाई थे, दो ब्रदर थे, दोनों की अलग अलग फैमिली। एक की फैमिली बहुत खुशहाल, वो आईएएस सेलेक्ट हुआ, गाड़ी बंगला सब कुछ उसके पास था। दूसरा भाई शराबी, सब कुछ खत्म हो गया घर का, पूरे दिन रात टल्ली रहना, घर में खाने को नहीं है, बड़ी दिक्कतें थी। तो जो आईएएस था और जो शराबी था, दोनों ही बहुत अच्छे से बचपन में रहा करते थे। देखिए, यहाँ मैं किसी जो ड्रिंक करते हैं उनको हर्ट करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने अभी एक बात बोली है कि दिन रात पी के पड़े रहना, उसको मैंने पर्टिकुलर यूज़ किया है सर अभी। तो ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या बोला, एक ने अपने घर का हाल ऐसा बना रखा है, दूसरे का स्टैंडर्ड बहुत अप है। दोनों सगे भाई थे, दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ। जैसे हमारे सराउंडिंग होती है, दोनों की सराउंडिंग एक थी, रिलेटिव एक थे, माँ बाप एक थे, लेकिन दोनों में इतना डिफरेंस कैसे। तो ये जानने के लिए जो आईएएस था, हमने उससे बात की। सपोज हमने उससे पूछा, यार आप ऐसे कैसे हो। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, हमारा क्वेश्चन था आप ऐसे कैसे हो। तो उनका एक रिप्लाई था, घर का माहौल। सेम क्वेश्चन जो शराबी था उससे पूछा गया, आप ऐसे कैसे हो। उसका भी रिप्लाई था, घर का माहौल। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, दोनों से क्वेश्चन सेम पूछा गया, दोनों का रिप्लाई सेम है, बट दोनों की लाइफस्टाइल अलग है। ऐसा क्यों? बिकॉज जो आईएएस था उसने जब इसको एक्सप्लेन किया, हमने कहा भाई रिप्लाई आपने बोला घर का माहौल, कैसा था घर का माहौल। तो उसने कहा कि मेरे घर का माहौल ऐसा था कि घर में रोज पापा ड्रिंक करके आते थे, घर में रोटी नहीं होती थी, लड़ाई झगड़ा ये होना, इस तरह का माहौल था। तो मैंने उस दिन प्रण किया कि मैं कुछ करूंगा, मैं इसको बदलूंगा, और मैंने मेहनत की और मैं इस मुकाम पे हूं। दूसरे वाले से जब हमने एक्सप्लेनेशन मांगा कि आपने ऐसा रिप्लाई किया, ऐसा क्यों, तो उसने कहा घर का माहौल ऐसा था, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, पढ़ नहीं पाया, पैसे नहीं थे, पापा खाने को नहीं देते थे, पैसा नहीं देते थे, तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो मैं ऐसा हो गया, जो मैंने देखा वैसा हो गया। तो कहने का मतलब मेरा बच्चे ये था कि ये दोनों एक ही घर में रहे, एक जैसा माहौल था, सब कुछ एक जैसा था, बट दोनों की लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग थी। डिपेंड था तो बस किसका, सोच का। यानी वो जो हम बोलते हैं वो खाली एक्सक्यूज में काउंट होता है, एक्सक्यूजेस होते हैं कि भाई मेरे घर में ऐसा माहौल था, या मुझे ये चीजें नहीं मिली, इस वजह से मैं ऐसा हूं। बस सोच बदलिए, अपने हिस्से की ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली मंजिल आपकी होगी, आप सक्सेस होंगे। क्योंकि एक बार अगर सक्सेस हो गए स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, जो एक्सक्यूजेस आप देंगे ना कि लॉकडाउन था, ये था, वो था, मैं क्लास नहीं ले पाया, या जो भी था, ये सारे एक्सक्यूजेस में काउंट आएंगे। माना कि तुम्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है, अगर सक्सेस हो जाएंगे तब भी कोई कुछ नहीं कहने वाला है, और जो फेलियर हो जाएंगे तब भी कुछ कहने वाला नहीं है। हाँ, जब सक्सेस हो जाएंगे तो इतने जरूर होगा कि लोग आपका नाम लेके और लोगों के लिए एग्जाम्पल देंगे, देख वो लड़का था, लॉकडाउन का माहौल था, फिर भी वो सक्सेस हो गया। तो बस यही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए और देखिए, इसको बेनिफिट उठाइए, और कहीं से मटेरियल मिल रहा है वहाँ से बेनिफिट उठाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पर्टिकुलर मेरा कंटेंट देखिए, आप कहीं से भी देखिए, बट पढ़िए। तो अभी ज़्यादा लंबा लेक्चर ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं।
और टॉपिक क्योंकि देखिए आप लोग समझते हैं हम लाइव क्लास तो दे नहीं रहे हैं, लाइव क्लास अगर होती तो शायद मैं 1-1.5 घंटे 2 घंटे में इस लेक्चर को खत्म कर देता। तो अभी मुझे छोटी छोटी वीडियो बनानी पड़ेंगी, फिर भी मैं कोशिश करूंगा, मैंने पहले से बोर्ड पे लिख दिया है ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े, ताकि मैं 2 या 3 लेक्चर में, मैं कोशिश करूंगा 2 लेक्चर में पूरा चैप्टर ये खत्म करा दूं। और इस चैप्टर से हर साल 2020 में देखिए, 19 में देखिए, 18 में देखिए 2 क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट। तो 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन कभी 2 क्वेश्चन। 2020 में भी कई सेटों में जो शिफ्ट में अलग अलग पेपर हुए तो 2-2 क्वेश्चन आए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आज हम 2 क्वेश्चन पे मोहर लगाने वाले हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपके होंगे, बस मेहनत की जरूरत है यार। पूरा ईमानदारी से वीडियो को देखिएगा, अच्छे से मेहनत करो। अगर आप मेहनत करोगे तो एक बूस्टअप मिलेगा, हम लोग और मेहनत करेंगे। और इसका कंटेंट मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ कनेक्ट कर दूंगा, वहां से आप क्वेश्चन ले सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं तो। टेंशन मत लीजिएगा, मिलके मेहनत करिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि बहुत जल्द लाइव आ सके हम लोग। और बहुत क्लोज आ चुके हैं लाइव के लिए भी, चिंता मत करिएगा। चलिए देखते हैं। पहले तो सबसे पहले देखिएगा, कंटेंट बहुत अच्छा हो तभी करना सब्सक्राइब या लाइक करना, वरना मत करना यार। सिंपल सा फंडा है। आपको लगता है कि हमारी लाइव क्लास चलें आपके लोगों के साथ, तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 3D। तो 3D की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो 3D को मैंने सबसे पहले इसको डिवाइड किया है कितनी टाइप की प्रॉब्लम आ सकती हैं, और एक फटाफट से रिवीजन क्लास लेंगे। 2 लेक्चर में डिवाइड करना है मुझे इसको। आज मैं आप लोगों को पूरा रिवाइज कराऊंगा। आप लोगों ने 12th में पढ़ रखा है, उन्हीं सब बातों को मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर आपका वहीं से बन जाता है। अगर आपका 12th का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं तो डेफिनेटली आप जेईई मेन के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और दूसरा लेक्चर रहेगा हमारा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। आज पहले मैं रिवीजन करा रहा हूं, अगले लेक्चर में सारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए, तो मैंने डिवाइड किया स्टूडेंट इसको 4 कैटेगरी में। पहले कैटेगरी है मेरी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स और 2 प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, या एक कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, पैरेलल या कोप्लेनर ऑफ 2 लाइंस। इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, हमने कैटेगराइज करने की कोशिश की है कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जो हमने एनालिसिस किया है एग्जाम में, पिछले एग्जाम्स में किस टाइप की प्रॉब्लम आई है, उनको फोकस, उनको टारगेट किया गया है। तो स्टूडेंट दूसरा प्रॉब्लम हमारी बनती है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ लाइन एंड प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाइए, इक्वेशन ऑफ लाइन बनाइए। अभी हम जानेंगे कैसे हम फटाफट से इक्वेशन ऑफ लाइन और प्लेन पे बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को सारा रिवाइज करा देता हूं अभी। उसके बाद मैंने डिसाइड किया दूसरा टॉपिक, एक तीसरा पार्ट हमने बनाया है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। 2020 का क्वेश्चन देखिए, 19 का क्वेश्चन देखिए, 18 में सेटों में अलग अलग देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदलता रहेगा। आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन करके आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट डिस्टेंस बेस्ड प्रॉब्लम। अब डिस्टेंस पे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइन, 2 पैरेलल लाइन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। तो इस टाइप से क्वेश्चन कई बार बन सकता है। तो मतलब डिस्टेंस बेस्ड प्रॉब्लम। तो कुल मिला के ये 4 टाइप की प्रॉब्लम हमारी बनेंगी। अब एक फटाफट से रिवीजन लेते हैं अपने क्वेश्चंस पे, सॉरी फॉर्मूले पे। क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, रिवीजन नोट में मैंने दिया है। सबसे पहले है स्टूडेंट डिस्टेंस फॉर्मूला, सारे बच्चों को पता होगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं x1, y1, z1 एंड b, देखिए ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा स्पीड से करने वाला हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला था हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सबको पता होगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे आते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला सबको पता होगा। सेक्शन फॉर्मूला हमारे 2 टाइप के होते थे स्टूडेंट, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में याद होगा आप लोगों को ऐसे कुछ पॉइंट दिया होता था, a, x1, y1 और z1। 3D की बात कर रहे हैं तो यहां 3 पॉइंट होंगे, ये 2D में भी हुआ करता था। तो इंटरनल है तो डेफिनेटली अंदर से काटेगा कोई पॉइंट। ये पॉइंट P काटता है, इसको मान लेते हैं m/n में। तो जो P के जो कोऑर्डिनेट होते थे x, y, z, ये होते थे। ध्यान रखिएगा
फॉर्मूला कैसे याद रखना था, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे इसकी इससे और इस वाले की इससे, ये रेशो होती थी हमारी, ये हो गया mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, y इक्वल टू ऐसे ही y वाला है तो y से मल्टीप्लाई होगा m y2 प्लस n y1 प्लस और एक और होगा z भी होगा प्लस n सॉरी x1 x2 ठीक है, और ये होगा प्लस अपॉन में m प्लस n, ऐसे z का फॉर्मूला आ जाएगा, इस तरह से z का फॉर्मूला भी निकाल देंगे। बच्चे इसी में हम बात कर सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट होगा तो ध्यान रखिए मिड पॉइंट, तो इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, और जब इक्वल होंगी तो डेफिनेटली m m हो जाएगा, यानी m बाई m क्या होने वाला है स्टूडेंट, 1 हो जाएगा, तो रेशो 1 1 हो जाएगी, और जब 1 1 हो जाएगी तो यहां क्या आने वाला है 2 आ जाएगा, तो x1 x2 डिवाइड बाय 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, z इक्वल टू z1 प्लस z2 बाय 2 हो जाएगा। अगर मैं एक्सटर्नल की बात करता हूं, सारे स्टूडेंट को पता होगा यार, सबने जेईई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप लोग, तो ये छोटी छोटी बातें तो पता ही होंगी, बस एक्सटर्नल में क्या हो जाना है, यहां माइनस लग जाएगा, तो ये शायद मुझे लिखने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद अगला आता था इसके अंदर डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन, तो सारे स्टूडेंट को पता होगा डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं और डायरेक्शन रेशोस क्या होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन जैसा कि नाम से पता लगता है कोसाइन, कॉस एंगल, मतलब इट इज द कोसाइन एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोसाइन एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस, ये जो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं इनके साथ कॉस कितने डिग्री का एंगल बनाता है, दैट इज योर डायरेक्शन कोसाइन। लाइक दिस वन, ये कोई हमारा ए वेक्टर है या कोई आर वेक्टर है, लाइक दिस वन, ये हमारा एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई के साथ ये बीटा एंगल बना रहा है और इसके साथ ये गामा एंगल बना रहा है, तो ये जो हमारे एंगल होते हैं ये हमारा कहलाता है डायरेक्शन कोसाइन। तो स्टूडेंट ये इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एल से, एल होता है हमारा कॉस अल्फा, एम होता है हमारा कॉस बीटा, एन होता है हमारा कॉस गामा, ये होता था। और इसके बाद इसी में आता था, यानी कि अगर हमें एंगल दिया होगा तो डायरेक्टली हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। देखिए इन सब का प्रूफ वगैरह मुझे कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो हम फटाफट से रिवीजन में केवल फॉर्मूले पे फोकस करेंगे, फॉर्मूले पे अटैक करेंगे। उसके बाद था हमारा डायरेक्शन कोसाइन था, डायरेक्शन रेशोस था। डायरेक्शन रेशो बच्चे क्या होते हैं, ये हमारी 3 कांस्टेंट वैल्यू होती हैं प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली ए बी और सी से। अगर हमें 2 पॉइंट दिए होंगे x1 y1 z1, b इक्वल टू दिया होगा x2 y2 और z2, और जैसे हम याद होगा आप लोगों को वेक्टर में पढ़ा होगा, पोजीशन वेक्टर निकालते थे ना, ए बी, ये होता था पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a, इस टाइप से। तो ये जो हमारा b को वेक्टर फॉर्म देंगे तो क्या हो जाएगा x2 y2 z2, तो ये आ जाएगा x b माइनस ए, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं x2 माइनस x1 i हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 j हो जाएगा, प्लस z2 माइनस z1 k हो जाएगा। तो ये जो हमारा ए बी वैक्टर आया है, इसके i j k के जो कोफिशिएंट होते हैं ये हमारे ए बी सी होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो कोई भी वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म ध्यान रखना, एनी वेक्टर, तो वो हमारा ये डायरेक्शन रेशोस देता है। अगर डायरेक्शन कोसाइन की बात करूं मैं, तो डायरेक्शन कोसाइन मैंने भी बताया कोसाइन एंगल होता है, इसी में एक रिलेशन होता है स्टूडेंट, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये होता था L इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इक्वल टू होता था प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन इक्वल टू होता था प्लस माइनस n इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट वॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप देख रहे होंगे ये वेक्टर हमारा, मैंने बोला ये ए बी सी है। अगर मैं इस वेक्टर की बात करूं, मान लेता हूं आर वेक्टर है, ये इस ए को ए बी को मान लेता हूं आर वेक्टर है, तो ये आ जाना है क्या ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो अगर मैं, और आप देख रहे होंगे इसको सब में डिवाइड में क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसे आपने पढ़ा होगा वेक्टर के अंदर, इसे बोलते थे हम मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड। जब किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो आपने सुना होगा इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो यूनिट वेक्टर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के एंड डिवाइड बाय अंडर रूट वॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये तो सबके अपॉन में, तो स्टूडेंट ए अपॉन दिस इज वॉट एल, तो ये क्या आ जाना है एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना कि डायरेक्शन रेशो से जो वेक्टर बनता है वो हमेशा एक वेक्टर को शो करता है,
और डायरेक्शन कोसाइन वाला हमेशा यूनिट वेक्टर होता है। यानी यूनिट वेक्टर अगर कोई दिया हुआ है तो उसमें आई जे के जो कोफिशिएंट होंगे वो हमेशा एलएमएन को रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसी से एक रिलेशन और बनता है, अगर मैं इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दूंगा तो ये बहुत यूज होता है कई बार स्टूडेंट, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये भी याद रखिएगा, तो इस पे भी कई बार क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद था हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन की अगर मैं बात करता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म, तो देखिएगा इक्वेशन ऑफ लाइन में क्या आता था, आप लोगों को याद होगा शायद। इक्वेशन ऑफ लाइन की अगर हम बात करते हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन थी एक हमारी 1 पॉइंट फॉर्म और दूसरी थी हमारी 2 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म में याद होगा, मैंने बता देता हूं आपको, कार्टेशियन फॉर्म होती थी कुछ ऐसी, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लैम्डा। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूं, पहले भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था हमने कि कभी भी इक्वेशन ऑफ लाइन का क्वेश्चन आया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन कुछ भी दे दे वो, तो हमने ये फॉर्मूला लगाना है। इसका मेन टारगेट क्या होता था स्टूडेंट, बस हमें x1 y1 z1 मतलब पासिंग पॉइंट मिल जाए और abc मतलब डायरेक्शन रेशियो मिल जाए, बस ये टारगेट होता था, चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए। बट फॉर्मूला अगर हम देखना चाहें तो इसका वेक्टर फॉर्म भी होता था एक हमारे पास, a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b वेक्टर। ये हमारा a वेक्टर हमारा पासिंग पॉइंट होता था और b हमारा पैरेलल वेक्टर होता था, याद होगा आप लोगों को ये था। और अगर 2 पॉइंट फॉर्म की बात करें तो x माइनस x1 अपॉन वॉट a, अभी हमने डिस्कस किया था a इज वॉट डायरेक्शन रेशियो, 2 पॉइंट की बात कर रहे हैं मतलब 2 पॉइंट दिए होंगे, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हैं। अगर मुझे वेक्टर फॉर्म चाहिए इसकी तो r इक्वल टू ये वाले कोऑर्डिनेट मतलब ये पासिंग पॉइंट हो जाएगा प्लस लैम्डा टाइम, इसको मैं नाम दे देता हूं b वेक्टर, या कहिए b वेक्टर माइनस a वेक्टर। यहां a और b दोनों हमारे पासिंग पॉइंट हैं, बिकॉज b a वाले हो जाएंगे x1 y1 z1 और b हो जाएंगे x2 y2 z2 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। वैसे जनरली अगर ये भी पूछा जाए हम एक ही फॉर्मूले से पूरा टॉपिक खत्म कर सकते हैं। कैसे, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो देखेंगे। आप लोगों ने जब 12th क्लास में हमने पढ़ाया था या इससे पहले मैंने लेक्चर लिए हैं, आप लोगों ने उसको पूरा देखा होगा, तो टेंशन मत लीजिए। आप पहले इसको एक बार रिवाइज करा देता हूं, फॉर्मूले रिकॉल करेंगे हम, देन उसके बाद देखेंगे डेफिनेटली सारे क्वेश्चन कैसे इजीली होने वाले हैं, आप चिंता मत करिएगा। इसके बाद था हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर हम एंगल की बात करते थे तो एंगल स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल फॉर्मूला होता था हमारा cos थीटा इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है, वेक्टर फॉर्म की बात करें तो b, ये तो हमारे पासिंग पॉइंट होते थे, ये होता था b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 और मॉड ऑफ b2, ये होगा। या कार्टेशियन फॉर्म की अगर हम बात कर देंगे तो ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन वॉट अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट वॉट a2 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये आप लोगों ने वेक्टर में भी पढ़ा होगा स्टूडेंट। इसके बाद इसी में आता था कंडीशन 4 पैरेलल और परपेंडिकुलर। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, देखिए परपेंडिकुलर हैं, इस तरह से हैं, तो एंगल क्या हो जाएगा, इनके बीच में 90 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं 90 रख दूंगा, cos 90 क्या होता है 0, मतलब ये वाला पार्ट 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट क्या आने वाला है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर पैरेलल हैं, पैरेलल की मैं बात करूंगा तो डायरेक्शन रेशियोज उनके सेम प्रोपोर्शनल में होते हैं। क्यों होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा वेक्टर के अंदर यार, कि एक वेक्टर दूसरे के लैम्डा टाइम होता है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में इनके कांस्टेंट सेम हो जाते हैं जब ये पैरेलल होते हैं। तो ऐसे ही लाइन के केस में भी यही होगा, a1 a2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इक्वल टू लैम्डा। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि लाइनें पैरेलल हैं। परपेंडिकुलर के लिए उनका डॉट 0 होगा और पैरेलल के लिए वो डायरेक्शन रेशियोज का प्रोपोर्शनल में होंगे। इसके बाद इसी में आता था स्टूडेंट स्क्यू लाइंस।
स्क्यू लाइंस की मैं बात करूं तो स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? स्क्यू लाइंस हमेशा याद रखिएगा, स्क्यू लाइन, टू लाइंस आर सेड टू बी स्क्यू लाइन इफ दे नाइदर पैरेलल नोर इंटरसेक्ट। कई बार स्टूडेंट को ऐसा लगता है यार ये तो गोले देने वाली बात हुई, ये तो समझ में नहीं आया कि नाइदर पैरेलल नोर इंटरसेक्ट। जब पैरेलल नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे हो ही नहीं सकता। अगर पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट डेफिनेटली करेंगे, ऐसा आपके माइंड में आ रहा होगा। बट ऐसा केवल और केवल 2D में होता है स्टूडेंट। 3D में दो लाइनें स्क्यू लाइन हो सकती हैं। कैसे? देखिए, ये एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दोनों लाइन ऐसे जा रही हैं एक दूसरे से। तो देखिए यहाँ बहुत क्लोज से ये ऊपर से निकल गया और ये नीचे से निकल गया, ऐसे निकल गया। तो आप देख रहे होंगे इनके बीच का जो गैप है ये हमारा शॉर्टेड डिस्टेंस कहलाता है। जहां लाइनों के बीच में कम से कम दूरी हो जाए ये स्क्यू लाइन कहलाती हैं। दो लाइनें ऐसी हैं जो ना काट रही है ना पैरेलल हैं, तो इनके बीच की ये जो डिस्टेंस कहलाती है ये हमारी शॉर्टेड डिस्टेंस कहलाएगी। ये हमारी लाइन है r इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लेमडा बी वैक्टर। मैं इसको 1 1 नाम दे देता हूं ताकि फर्स्ट लाइन है r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2, ये दूसरी लाइन है। तो इनके बीच की d डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस स्टूडेंट ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। इसकी डिटेल की अगर हम बात करेंगे, डिटेल हम आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले से भी, इसमें तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है आपको। वैसे डिटेल की अगर हम बात करें, भाई ये लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है, इस पे भी, क्योंकि शॉर्टेड डिस्टेंस है तो डेफिनेटली क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो मतलब ये जो d है इसका मतलब परपेंडिकुलर टू बोथ, इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। आपको पता होगा जब भी कोई वेक्टर निकालते थे परपेंडिकुलर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे। और यहाँ कोई इसकी इमेज प्रोजेक्शन लेना होता है तो वो सब तुम पहले डिटेल में पढ़ चुके हो। यहाँ आपको क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना होता है, डायरेक्टली आंसर चाहिए होता है, तो इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी में आता था स्टूडेंट जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो डिस्टेंस क्या होगा। अगर लाइनें पैरेलल होंगी तो डेफिनेटली भाई उनके डायरेक्शन रेशो सेम हो जाएंगे, लैम्डा बी, ये 1 और ये b दोनों का सेम रहेगा। तो इस केस में क्या होने वाला है, तो ये हमारा b सेम हो जाएगा, तो d इक्वल टू हो जाएगा b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 मॉड ऑफ b। इस तरह से आप इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। पैरेलल लाइन है तो हर जगह डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, कहीं भी निकालिए तो ये डिस्टेंस हमारी दो लाइनों के बीच की डिस्टेंस ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पे बनता था, उसके बाद एक क्वेश्चन बन सकता है इस पे हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे कैसे क्वेश्चन बनेगा वो देखिए जरा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए आप स्टेप याद रखिएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जैसा कि टॉपिक का नाम ही है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये कोई पॉइंट है x1 y1 और z1 और ये कोई लाइन हमें दे रखी है सपोज x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा सपोज। और ये मुझे सपोज इसको मैं x1 y1 z1 यहाँ भी है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, अल्फा बीटा और गामा मान लेता हूँ। चलो स्टूडेंट, इसका मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना। भाई जरा ध्यान से सुनिएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे। ये हमारा ए कोई पॉइंट है, मैं मान लेता हूं ओ इज व्हाट, ओ इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओ मैंने मान लिया स्टूडेंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। व्हाट इज ओ, ओ इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब कुल मिला के मुझे ओ पॉइंट चाहिए, ओ इज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। तो ध्यान रखिएगा पॉइंट हमेशा लाइन से ही निकलता है यार, प्लेन से कभी पॉइंट नहीं निकलता। अगर प्लेन के ऊपर भी पॉइंट पूछा जाएगा तो उसके केस में भी हमें लाइन की फॉर्म से ही पॉइंट निकालने होंगे। तो याद रखिएगा लाइन से पॉइंट कैसे निकालते हैं। पॉइंट क्या होता है, एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट पहले तो हमें ओ पॉइंट को कंसीडर करना होगा। अब वहां टाइम कम होता है जेईई मेन में, तो आप लोग ये सब लिखने की जरूरत नहीं करेंगे। जब भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाए लाइन के ऊपर, डायरेक्टली लाइन से आप पॉइंट निकाल देना। देखिए सारा लैम्डा के अगर इक्वल है तो ये लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओ के जो पॉइंट आएंगे वो कितने आएंगे, ए लैम्डा प्लस x1, ऐसे बी लैम्डा प्लस y1, सी लैम्डा प्लस z1, यानी ओ पॉइंट निकल सकता है। बस देखिए ए हमें दिया होगा, x1 ऑलरेडी दिया होगा जब इक्वेशन दी होगी, तो बस ए पता है, x1 पता है, b पता है, y1 पता है, c पता है, z1 पता है, बस क्या चाहिए, लैम्डा। अगर लैम्डा मिल जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व। अब लैम्डा कैसे निकले, आप देख रहे होंगे ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर है। और मैंने अभी बताया जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लाई 0 होता है, अभी हमने यहां देखा था।
तो ये आपको पता होगा। तो इसका मतलब डेफिनेटली मुझे क्या चाहिए, इसके डायरेक्शन रेशो, और इसके डायरेक्शन रेशो ऑलरेडी दे रखे हैं, बस इसके डायरेक्शन रेशो और निकालने हैं, डायरेक्ट आंसर। तो आपने करना क्या है, जेईई मेन में जब क्वेश्चन आएगा तो आपने फटाफट से माइंड में सोचना है कि ये पॉइंट तो डायरेक्ट सोच लोगे आप। तो जब इसके डायरेक्शन रेशो की बात करोगे, यानी A1 जो होगा हमारा, ये क्या होगा, 2 पॉइंट से डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते हैं, अभी बताया था, x2 माइनस x1, मतलब ये डायरेक्टली क्या आ जाने वाला है, ax1 माइनस अल्फा। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, तो जब आप निकालोगे डायरेक्टली ये पॉइंट भी नहीं निकालोगे, ये डायरेक्टली एक साइड में लिख लेना और ये डायरेक्ट पॉइंट निकाल देना, ए हो जाएगा। और b1 क्या आने वाला है, ये b लैम्डा प्लस y1 माइनस बीटा, और c1 इक्वल टू आने वाला है c लैम्डा प्लस z1 माइनस गामा। तो ये इसके डायरेक्शन रेशो आ जाएंगे और इसके डायरेक्शन रेशो हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना बराबर 0 रख देंगे और इस तरह से हमारे पास लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा यहां रख दोगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। और स्टूडेंट अगर इमेज चाहिए तो इमेज निकालने के लिए हम डायरेक्टली यहां से बी कोई पॉइंट मान लेते हैं, एक्स वाई और जेड। सबको पता है ओ इज व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ दिस वन, तो इन दोनों से मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो ये थी बात हमारी लाइन की। अभी प्लेन के फॉर्मूले और देख लेते हैं। प्लेन की अगर हम बात करते हैं, अभी हमने लाइन देखा, प्लेन के फॉर्मूले। प्लेन में हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म, प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म। तो इसमें स्टूडेंट क्या था, सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा नॉर्मल फॉर्म कुछ इस टाइप से हुआ करता था, ये कोई वेक्टर दिया होगा, इस पे जनरली क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता, बट इससे हमारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे, इससे बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो इसके ऊपर ये नॉर्मल दिया होता था स्टूडेंट, नॉर्मल वेक्टर है, और ये हमारी ओरिजिन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी होती थी। तो इसकी वेक्टर इक्वेशन होती थी आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था एन अगर वेक्टर है तो ये ABC की फॉर्म में होगा, डायरेक्शन रेशो की फॉर्म में होगा। अगर मैं यहां R डॉट एन कैप कर देता हूं, D निकाल देता हूं, तो ये हमारा N क्या होता था, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर की बात करते थे तो N कैप जो होगा ये हो जाएगा स्टूडेंट Li प्लस MJ प्लस NK इज इक्वल टू D, ऐसे हो जाएगा। अगर मैं N की बात करता हूं तो ये ABCD की फॉर्म में होगा। R हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, तो स्टूडेंट इसकी प्लेन की जनरल इक्वेशन हो जाएगी। अगर इसकी बात करें हम तो आपको याद होगा ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू डी, ये हमारी इक्वेशन होती थी। इसमें ये याद रखो, ये जो ABC हैं ये हमारे डायरेक्शन रेशो हैं, और डायरेक्शन रेशो किसके हैं, ये n के हैं, मतलब ये नॉर्मल वेक्टर के हैं। याद रखिएगा, ये मैं बार बार यूज करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ABC यानी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट जो होते हैं प्लेन के केस में, ये इसके नॉर्मल के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इक्वेशन दे देता हूं 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5, तो इसमें ये 2 3 4 ये हमारे डायरेक्शन रेशो होंगे किसके, नॉर्मल के। ये याद रखना है बस, इसमें और कुछ भी नहीं है, इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट इनका बहुत यूज है इसलिए मैंने बताया। उसके बाद था स्टूडेंट, आपको याद होगा पासिंग थ्रू पॉइंट, एक पॉइंट दिया होगा और एक परपेंडिकुलर वेक्टर दिया होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जब पहले आपको डिटेल में पढ़ाया था ये चैप्टर, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर आप कुछ भी भूल जाएं, कोई भी फॉर्मूला भूल जाए प्लेन का और प्लेन की इक्वेशन बनाने को आई है, तो आप इस फॉर्मूले से बना के आ सकते हैं। और ये फॉर्मूला था, आपको याद होगा, ये था हमारा a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आप देखें लाइन का केस हो या प्लेन का केस हो, लाइन बनाना है तो भी तुम्हें x1 y1 z1 और ABC चाहिए, और प्लेन चाहिए तो उसमें भी ये होगा। बस क्या करना था, अगर मुझे x1 y1 z1 और ABC मिल गया तो लाइन के केस में इसके डिवाइड में रख देते थे और प्लेन में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब टारगेट वही है, ABC और x1 y1 z1 निकालना। तो इसलिए याद रखिएगा स्टूडेंट, इसको मत भूलना, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइन में मैंने जो पहली इक्वेशन बताई थी उसकी बात करना। इसके बाद अगर 3 पॉइंट की बात करें हम, अगर 3 पॉइंट हमें गिवन है, वैसे तो हम इसी से उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट के लिए आप लोगों को याद होगा डायरेक्टली फॉर्मूला होता था हमारा 3 पॉइंट फॉर्म। तो 3 पॉइंट फॉर्म होती थी स्टूडेंट x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1। याद रखने के लिए याद रखना, x1 सब में से रहेगा, दूसरे वाले में y1 फिर z1, ऐसे ही क्या जाएगा y माइनस y1, y2 माइनस y1,
y3 माइनस y1, इधर z माइनस z1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। इस तरह से आप 3 पॉइंट फॉर्मूला कर सकते हो। नेक्स्ट था हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म आपको याद होगा, यानी कोई ऐसा प्लेन जो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करता जाता था, लाइक दिस वन, इस तरह से। अगर आप गौर से देखें इसको, x को उसने a पे काटा है, मान लेते हैं इसको b पे काटा है और इसको c पे काटा है। स्टूडेंट जब x एक्सिस की बात करेंगे, ऑन x एक्सिस y z विल बी 0, तो पॉइंट हो जाएगा, मान लेते हैं a, 0, 0, b को 0, b, 0 कंसीडर कर लेते हैं और 0, 0, c कंसीडर कर लेते हैं। तो इक्वेशन हो जाएगी x बाई a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला हमारा होता था वेयर a b c आर इंटरसेप्ट ऑन x y एंड z। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला भी, बट सारे फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं रहते हैं तो मैं बार बार बोल रहा हूं, याद रखिएगा, ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। कैसे? अभी हम प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिएगा, सब कुछ होगा, बस आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगला आता था हमारा प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने देखा होगा 12th क्लास में भी क्वेश्चन इस पे बनता था। जब दो प्लेन के इंटरसेक्शन से कोई प्लेन जाता था स्टूडेंट, तो ये होता था हमारा फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम सेकेंड प्लेन इक्वल टू 0। तो इससे हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते थे। इसी में एक और आ जाता है एंगल बाइसेक्टिंग फॉर्म। आपने 2D में पढ़ा होगा फॉर्मूला स्टूडेंट, 3D में जनरली इस पे क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं एंगल बाइसेक्टिंग फॉर्म होती क्या थी। देखिए यहां क्या था, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन का मतलब जहां दो प्लेन काटते हैं, बट वो कह रहा है एंगल बाइसेक्टिंग। दो प्लेन जो काट रहे हैं ना, ये कुछ एंगल बना रहे होंगे, इनके बीच का ये कुछ एंगल है, इसको बाइसेक्ट करता कोई तीसरा प्लेन जो जाता है, दैट प्लेन। अब वो प्लेन होता था, आपको याद होगा, ये a1x प्लस b1y प्लस यहां z और आ जाएगा, वो 2D में था ना स्टूडेंट, ये अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस सेकेंड प्लेन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 अपॉन अंडर रूट कितना a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। आपको याद होगा प्लस माइनस साइन अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल। इंटरनली काटता जाता है या एक्सटर्नली, मतलब एक्यूट एंगल या ऑप्टूस एंगल, याद रखिएगा। एंगल जो बना रहा है उनके बीच में ऑप्टिस एंगल है या ऑप्टिस एंगल है, उसके बेस पे हम रखते थे इसको। वैसे जनरली वो क्वेश्चन नहीं आता है। इसके बाद आता है एंगल बिटवीन टू प्लेन। ये बिल्कुल सेम फॉर्मूला होता है जब दो प्लेन दिए होंगे स्टूडेंट, जैसे लाइक r डॉट n1 वेक्टर है d और r डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d, ऐसे दिया होगा तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। वही a1 a2 b1 b2 c1 c2 वही सब सेम रहता है। इसके बाद इसी में पैरेलल परपेंडिकुलर आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। इसके बाद आता था डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए। बहुत जल्दी हो रहा है, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। आप देख रहे होंगे जब क्रैश कोर्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से करा रहा हूं ताकि जल्द से जल्द ये रिवीजन क्लास फटाफट से क्लियर हो जाए, आपको सारे फॉर्मूले एकदम से क्विकली आपकी होल्ड में आ जाएं, उसके बाद आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाएं। तो मेरी बार बार रिक्वेस्ट है, अगर कहीं अटकते हैं तो इसको वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। अब क्वेश्चन करते समय अगर अटक जाते हैं तो भी आप इसके वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। चलिए, तो उसके बाद था हमारा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। अगर हम पॉइंट की बात करते थे, ये कोई पॉइंट दिया होता था लाइक दिस वन x1 y1 z1, और ये हमारा कोई प्लेन की इक्वेशन दी होती थी लाइक ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो ये डिस्टेंस जो हम कैलकुलेट करते थे p, ये आपको याद होगा मॉड ऑफ ये पूरा प्लेन px था ना, ये पॉइंट डायरेक्ट रखते थे x1 प्लस b, y की जगह y1 ध्यान रखिएगा, और c z1 प्लस d अपॉन अंडर रूट कितना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरह से आप इसमें डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद था इसी में अगर दो पैरेलल प्लेन हो जाएं स्टूडेंट, अगर दो पैरेलल प्लेन होते थे तो इसका मतलब उनके डायरेक्शन रेशो तो सेम होंगे, यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस d1 इज इक्वल टू 0, इधर ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस d2 इक्वल टू 0 स्टूडेंट। तो p मुझे अगर कैलकुलेट करना है तो p इक्वल टू होता है मॉड के अंदर कितना d2 माइनस d1 अपॉन अंडर रूट वॉट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसमें डिस्टेंस निकाल सकते थे। तो ये थी हमारी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। इसके बाद आता था कोप्लेनर, कंडीशन फॉर कोप्लेनर और इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू लाइन। भाई कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? अ प्लेन कंटेनिंग टू लाइन। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पे लाई करना। अगर दो लाइनें एक ही प्लेन पे लाई करती हैं तो उसकी कंडीशन क्या होगी? सपोज ऐसे हमें इक्वेशन दी होगी x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन। ये मैं सोचना वन क्यों लिख रहा है, क्योंकि मैं दो लाइनें लिखने वाला हूं। z माइनस जेड वन अपॉन सी वन इक्वल टू लैम्डा, x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू, वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू, जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू इक्वल टू म्यू। ये दो लाइनें हमें ऐसे गिवन होती थी और बोलता था क्या दोनों लाइनें एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। तो अगर लाई करती हैं तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा ये कंडीशन होती थी हमारी x2 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन, इधर a1 b1 c1, a2 b2 c2। अगर ये जीरो होता था तो हम बोलते थे कि लाइनें कोप्लेनर हैं। इसी में एक केस और था, आपको याद होगा मैंने जब सिखाया था ना, दो लाइनें स्क्यू लाइनें उनके बीच की डिस्टेंस निकालते थे, शॉर्टेड डिस्टेंस। अगर वो लाइनें इंटरसेक्ट कर जाती थी तब भी हम उसे कोप्लेनर भी कहते हैं। अगर इंटरसेक्ट कर जाती है तो क्या होगा? डी जीरो होगा। और अगर डी जीरो होगा इसका मतलब लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं मिल रही हैं, तो एक ही जगह होंगी, वो भी कोप्लेनर ही होती हैं। तो आप डायरेक्टली, अगर टाइम कम है तो आप डायरेक्टली ये भी शो कर सकते हैं उनका डी जीरो है। अगर डी जीरो है तो भी वो कोप्लेनर होती हैं, और कोप्लेनर है तो इंटरसेक्ट भी करते हैं। अब वो अगर ये कहे आप लोगों से कि दो लाइनें एक प्लेन के ऊपर हैं, तो जिस प्लेन पे हैं उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट? तो इक्वेशन कंटेनिंग टू लाइन, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यही हो जाता है। प्लेन की अगर इक्वेशन पूछी जाए आप लोगों से तो यही होगा फॉर्मूला। बस क्या करना है, x2 की जगह आ जाएगा x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। ये x1 y1 z1, इन दोनों में से कोई सा भी पासिंग पॉइंट आप ले सकते हैं। और ये होगा हमारा a1 b1 c1, a2 b2 c2 इज इक्वल टू 0। इससे जो इक्वेशन आएगी वो हमारी कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन आएगी कंटेनिंग टू लाइन। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू लाइन इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा कोप्लेनर। इसी में आता है स्टूडेंट एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। लाइन और प्लेन की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, दो लाइनें हमने अलग पढ़ा, दो प्लेन अलग पढ़ा। अब मैं एंगल बिटवीन टू प्लेन, एंगल बिटवीन टू लाइन, बट अब क्या है, लाइन और प्लेन। तो ध्यान रखिएगा कैसे निकालते हैं एंगल बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन कंबाइंड क्वेश्चन बनता है उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेन है हमारा, ये हमारा कोई प्लेन है r डॉट n1 n इज इक्वल टू डी, ये प्लेन है हमारा, और ये कोई लाइन है सपोज दिस वन। तो ये हमारी लाइन है r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ये हमारी लाइन है। तो देखिए एंगल जो बना रही है प्लेन के साथ, अगर मैं ऐसे बात करूं इस पे, ये प्लेन के साथ एंगल बना रही है कितना है, थीटा है। एंगल कितना है, थीटा है। लेकिन ये जो हमारा जो प्लेन होता है उसमें डायरेक्शन रेशो तो किसके होते हैं, नॉर्मल के होते हैं, नॉर्मल के होते हैं। और ये लाइन में डायरेक्शन, लाइन तो है ही हमारे पास, तो हमें इसका मतलब कहीं नॉर्मल निकालना होगा। अगर मैं नॉर्मल की बात करूं, इस पे डायरेक्टली तो एंगल निकाल नहीं सकता, मैं इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करूं अगर, तो आप देख रहे होंगे नॉर्मल कुछ ऐसा होगा। यहां नॉर्मल की बात कर रहा हूं नॉर्मल की, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और अगर परपेंडिकुलर है प्लेन के तो ये पूरा एंगल कितना है स्टूडेंट, 90 डिग्री है। और ये एंगल मैंने माना है थीटा है, थीटा बिटवीन एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो ये एंगल क्या हो जाना है स्टूडेंट हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। दिस एंगल विल 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं यहां, जैसे आपने पढ़ा होगा cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन, आपको पता होगा यही फॉर्मूला होता था हमारे पास, अंडर रूट कितना, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर। अब यहां थीटा क्या है स्टूडेंट, थीटा की जगह लिख सकता हूं मैं कितना, ये 90 माइनस थीटा। अगर 90 माइनस थीटा मैं रख दूंगा यहां, तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा
साइन थीटा, इसीलिए जब एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन की बात करेंगे तो साइन थीटा लेते हैं। और साइन थीटा क्योंकि एंगल अभी हम बात कर रहे हैं इस एंगल की बात कर रहे हैं, और क्योंकि जो डायरेक्शन रेशियो हैं वो किसके हैं, नॉर्मल के हैं, और लाइन के डायरेक्शन रेशियो के बीच की बात कर रहे हैं, तो एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट, मैं वो लिख नहीं रहा हूं, सबको पता ही होगा ऑलरेडी। अब स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, जब मैंने बोला था जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो a1 a2 b1 c2 c1 c2 0 होता है। दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर होते हैं तब भी यही होता है, और पैरेलल में उनका सेम रेशो में होते थे, बट यहां उल्टा हो जाएगा। जब लाइनें पैरेलल, जब एक लाइन और एक प्लेन पैरेलल होंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, पैरेलल के लिए ध्यान रखिएगा, जब एक प्लेन और एक लाइन पैरेलल होंगे तो स्टूडेंट जीरो होगा, एंगल जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो, तो ये पूरा जीरो, तो ये आ जाएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू जीरो। आप देख रहे होंगे फॉर्मूला ही बदल गया है, यानी जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो पैरेलल होती हैं, फॉर्मूला वही रहेगा। दो प्लेन अगर पैरेलल हैं तो पैरेलल होंगे, फॉर्मूला वही रहेगा। लेकिन लाइन और प्लेन अगर आ जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, पैरेलल के केस में परपेंडिकुलर वाला केस लग जाएगा और परपेंडिकुलर के केस में पैरेलल वाला केस लग जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। तो ये थी बात हमारी समझाने की, और इसके बाद आता है हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज ऑन प्लेन। स्टूडेंट प्लेन पे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है स्टूडेंट को, प्लेन पे जब हम बात करें इमेज निकालने की, ये हमारा कोई प्लेन है, इसके ऊपर हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है या इमेज निकालनी है। ये हमारा कोई प्लेन है, हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा है x1 y1 और z1। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है हमें, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो या इमेज निकालनी हो स्टूडेंट, तो कैसे निकालेंगे हम इमेज, तो वो जरा गौर से देखिएगा। इमेज अगर निकालनी है, मैं इमेज मान लेता हूं सपोज x y और z मान लेता हूं, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है स्टूडेंट, हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम ये पूरा प्लेन a x1 प्लस b y1 प्लस c। चलिए मैं थोड़ा इधर दिखेगा नहीं आपको, मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा कंजूसी कर लेते हैं। ये आ जाएगा x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू माइनस 2 टाइम वॉट, ये पूरा प्लेन ax1, ध्यान रखना है ये 1 1 जो है ये हमारा ये वाले पॉइंट होंगे, और ये हो जाएगा प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब ये सारी कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ये ऑलरेडी हमारे पास है, यहां से इसको इसके इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल देना, y की वैल्यू निकाल देना, z की वैल्यू निकाल देना, यही हमारा इमेज आ जाएगा स्टूडेंट। और अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात करें, 4 फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये 2 नहीं आएगा, बस खाली x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू माइनस टाइम वॉट a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, और मैं इस लेक्चर के ही डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लास्ट में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भेज दूंगा, जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस कराने वाला हूं, तो उनको मैं लिंक में भेज दूंगा, या फिर इसके बजाय आप पहले इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब आएगी उसके डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चन मैं दे दूंगा आप लोगों को। आज आपका बस इतना होगा वर्क कि इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अगली क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करके आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और सारे बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है, और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करना है। आप लोग जब ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। वीडियो थोड़ी फास्ट थी, मेरे लेक्चर भी मैंने बड़ी स्पीड से दिया था, उसका रीज़न आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। तो स्टूडेंट इसलिए रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द, अब हम बहुत करीब आ चुके हैं, बस 200 सब्सक्राइबर और चाहिए। अगर हर बच्चे ने एक एक दोस्त से सब्सक्राइब कराया तो डेफिनेटली
आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर हम लेक्चर लाइव दे पाएंगे। ध्यान रखिएगा, लाइक नहीं सब्सक्राइब करना है। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, व्यूअर्स करीब 15,000 तक पहुँच चुके हैं। टोटल व्यूज़ हमारे टोटल अगर हम चैनल के व्यूज़ की बात करें, लेकिन अभी भी सब्सक्रिप्शन नहीं बन पाए हैं 1000। इसका मतलब कहीं ना कहीं चीटिंग हो रही है यार। वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।